हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है किसके बारे में? कंटिंजेंसीज, ओके, एंड events occurring after the बैलेंस शीट डेट। ये आपका कंप्लीट हेडिंग है या नाम है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 दो चीजों को बताता है। कंटिंजेंसीज, जिसको हम लोग कभी कभी हिंदी में आकस्मिकता भी बोलते हैं। बहुवचन है यानी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो आकस्मिकताएं। थोड़ा टफ लगेगा हिंदी, लेकिन यस, कंटिंजेंसीज। व्हाट आर दीज कंटिंजेंसीज? किसी भी कंडीशन और सिचुएशन के होने या ना होने, किसी भी कंडीशन और सिचुएशन के होने या ना होने पर इनफ्लो या आउटफ्लो हो, उसे हम कहेंगे कंटिंजेंसीज। अरे 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 अरे, contingency is a condition or situation, the ultimate outcome, outcome का मतलब result, the ultimate outcome of which, चाहे वो profit हो चाहे loss, gain or loss, will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। underline कर लेंगे future events। दूसरा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। सर्टेन नहीं हो सकता, कभी फ्यूचर सर्टेन नहीं हो सकता, ये तो हमें मालूम है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। एनी इवेंट कैन बी अकर्ड और द इवेंट कैन नॉट बी अकर्ड, एंड ड्यू टू अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ दोज इवेंट्स, आर आउटकम कैन बी नोन ईदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट or in terms of loss। means this is a condition or situation। कौन सी चीज कंडीशन और सिचुएशन? कंटिंजेंसीज डिपेंड करती हैं किसी भी कंडीशन और सिचुएशन से, जिसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस के कारण। अब तो ठीक है जी सर, अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, कंटिंजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन। हाँ, तो कंटिंजेंसी का मतलब एक कंडीशन है, कंटिंजेंसी का मतलब एक सिचुएशन है। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच, ईदर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। Now it is clear enough। बारिश होगी तो मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे, तो बारिश होने पर मुझे 50,000 मिलेंगे, और बारिश ना होने पर मुझे 50,000 नहीं मिलेंगे। बारिश होगी तो मुझे 50,000 का फायदा होगा, नहीं तो 50,000 का नुकसान होगा। तो बारिश होने पर मुझे 50,000 का फायदा होगा और बारिश ना होने पर मुझे 50,000 का नुकसान होगा। तो किसी कंडीशन और सिचुएशन के होने या ना होने, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी कंडीशन और सिचुएशन विच इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, और उससे हमें कोई आउटकम यानी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। तो अब जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात करते हैं ना, कंटिंजेंसीज का मतलब बहुत ही लिमिटेड वे में है, यूज किया गया है।
किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में, क्योंकि कंटिंजेंसीज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में भी देखेंगे। कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसके बारे में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में भी डिस्कस करेंगे। तो अब चूंकि एक स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया है कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंसीज के बारे में बताने के लिए, then now it has no any relevance more over here. The details will be discussed over there. तो अब इस कंटिंजेंसीज का केवल एक लिमिटेड वे में यूज करेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। सर पूरा का पूरा ट्रांसफर होना चाहिए, ये लिमिटेड वे में ट्रांसफर होने का क्या मतलब है? वहां हम लोग कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करेंगे। यानी अभी भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में बात करता है, एक लिमिटेड वे में बात करता है। बाकी तो सब हमारा कहां चला गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में ट्रांसफर हो गया। ओके, इसको हटा सकते हैं। यानी अब हमें एक तरह से देखा जाए तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही होना चाहिए इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट यानी घटनाएं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ओके, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं किस डेट का? 31 मार्च 2018 का। ईयर कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 18। हम चाहे पीएल बनाएं, हम चाहे बैलेंस शीट बनाएं, in both of these two situations we know one thing very clearly. हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता है that whatever the expenses are whatever the expense relates to the period which starts or begins from 1st April and ends on 31st of March 2018 will be the part of our profit or loss. Either the actual amount of cash has been received or doesn't receive or has not been received. Actual amount of expenses has been paid or has not been paid. In both of these two situation means कहता है कि हम लोग जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली वी नो दैट, हम लोग को तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग अपना पीएल अकाउंट और चाहे बैलेंस शीट होता है, हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग हम लोग एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर करते हैं। सर हम लोग वो ये देखते हैं कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस जो इस पीरियड से बिलोंग करता हो will be the form part of our expenses irrespective of the fact whether this amount of expenditure has been made in cash or not, whether the amount of expenditure is actually paid in terms of cash or still it is outstanding। बिना ये ध्यान में रखे हुए कि ये एक्चुअल में मेरी जेब से जा चुका है या अभी जाना बाकी है, दोनों सिचुएशन में अगर ये खर्चा इस पीरियड से बिलोंग करता है तो वो खर्चा मेरा खर्चा है, चाहे मैंने उसका एक्चुअल में पेमेंट किया हो या अभी करना बाकी हो। इन द सेम वे अगर कोई इनकम, रिसीट या गेन, हमारा गेन या प्रॉफिट तब माना जाता है जब हमने उस ट्रांजैक्शन को अकर कर लिया हो, वो इस पीरियड से बिलोंग करता है तो वो मेरी इनकम है। बिना इस चीज के मतलब के कि क्या एक्चुअल में मुझे वो पैसा मिला या नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये कि हम लोग सेल दिखाते हैं, चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो, हमें अभी ये इनकम मिली नहीं है, ये क्रेडिट है। मान लेते हैं टोटल साल भर में हमने सेल किया 18 लाख का उधार, जिसमें से 15 लाख कैश मिल चुका है
बताएं क्रेडिट यानी कि सेल हम 18 लाख का दिखाएंगे या जितना कैश मिला है 15 लाख उतना दिखाएंगे। आप कहेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना मिला है कितना नहीं मिला, वॉट एवर द क्रेडिट सेल हैज बीन मेड बाय यू ड्यूरिंग दिस पीरियड विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर इनकम। इज इट क्लियर? जी। 3 लाख जो बच गया वो हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स की तरह शो होगा कि वी आर स्टिल नीडेड टू रिकवर। ओके, अब बात करें 18 लाख की और बात करें मतलब इनकम की और खर्चों की, तो हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉर्मली किस बेसिस पर बनता है? पीएल अकाउंट किस बेसिस पर बनता है? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर। तो अगर कोई खर्चा 31 मार्च के बाद का है तो क्या हम उसको इस पीएल और इस बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्या? अगर कोई खर्चा 10 अप्रैल 2018 का है, मान लेते हैं 2 मिनट में, कोई ऐसा आइटम है जो 10th ऑफ अप्रैल 2018 या 15th ऑफ जुलाई 2018 का है, whether it would be form part of our this statement or not, your answer will be no, that could not be the form part of this year's PL statement। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन एक बात बताएं, अब जरा मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। हमने ये पीएल अकाउंट बनाया, कब तक का बनाया सर? 31 मार्च 18 तक का बनाया। मैंने यहां पर लिखा स्टॉक एज वैल्यूड, वैल्यूएशन ही तो करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मान लेते हैं 10 लाख का, और हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा है 6 लाख। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब हुआ क्या कि आग लग गई 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को हमें किसी ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मैंने कहा वो अप्रैल फुल बना रहा है, मैं बुझाने गया ही नहीं। पता चला मैं तो सही में अप्रैल फुल बन गया, क्योंकि माल जलकर खत्म हो गया। अब बताइए, यानी 1 अप्रैल को किसी के यहां आग लग जाए तो लोग उस पर भरोसा भी नहीं करेंगे। अब एक चीज बताएं, ये पीएल अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? इंटरनल यूजर्स के लिए एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। अगर ये पीएल और बैलेंस शीट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो 31 मार्च 2018 को आवर क्लोजिंग स्टॉक was rupees 10 lakhs and we have shown it at rupees 10 lakhs. Is there any problem? No. While in the very next day our closing stock has been become zero due to lost by fire. और हमारी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो मैं पीएल और बैलेंस शीट की बात करूं, ऐसा नहीं होता कि अगर 31 मार्च 2018 खत्म हो तो 1 अप्रैल 2018 को सुबह सुबह बैलेंस शीट और पीएल अपने आप बन जाएगा। ना 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 ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज डाउन ऑल ऑफ आवर अकाउंट्स। हमें अपने सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं, और ये 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने का टाइम ले सकता है। अरे सर, यानी 31 मार्च 2018 को जो हमारा पीएल बन रहा है, बेसिकली ये बन करके कब तैयार हुआ? एक्चुअल प्रिपरेशन डेट जो होती है वो हो सकती है 1 जुलाई 2018 हो, और इसको अप्रूविंग अथॉरिटी यानी अप्रूव्ड करने वाली अथॉरिटी, यानी कंपनी के केस में नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं, उसने इसको कब अप्रूव किया हो? 31 ऑफ जुलाई 2018 को अप्रूव किया हो। हाँ, हो सकता है 31 ऑफ जुलाई 2018 को अप्रूव किया हो। अगर इसका अप्रूवल 31 जुलाई 18 को हुआ है, तो 31 जुलाई 2018 इज द डेट व्हेन वी प्रिपेयर आवर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, 31 जुलाई को हमारा ये स्टेटमेंट बन रहा है, लेकिन आग कब लगी थी? 1 अप्रैल, यानी इस डेट से पहले। हाँ, तो क्या ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप लोगों के लिए बनाया जा रहा था, क्या आप लोगों को 1 अगस्त को जब बुलाया गया कि आओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले जाओ और देखो तुम्हारी कंपनी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तो भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप 1 अगस्त को हमको बुला रहे हो और हमें ये बैलेंस शीट थमा रहे हो और हमें ये भी नहीं बता रहे हो कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई जिसके कारण ये 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, बेसिकली ये तो 4 लाख का लॉस है। होना तो ये चाहिए था, लॉस दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आपने हमें प्रॉफिट बताया, वो भी कब बताया? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को, जबकि आग कब लगी थी? 1 अप्रैल को, जो कि इस डेट के बाद है। क्या इस चीज का इंफॉर्मेशन हम अपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को दें या ना दें? अब ये आपको बताना है, क्योंकि आप हमारे यहां पैसा इसको देख करके लगाएंगे। अच्छा कंपनी 6 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, लो 2 लाख रुपए मेरी ओर से, ये सोच करके आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर आपको इस डेट पे ये बता दिया जाता दैट द कंपनी इज इन लॉस ड्यू टू फायर, देन व्हाट वुड हैपन? आफ्टर नोइंग द सिचुएशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, will you be prepared to invest your fund in our company? आपका जवाब होगा ठेंगा, नहीं लगाएंगे सर पैसा आपकी कंपनी में, क्योंकि आप तो दिखा रहे हैं प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल में हमको आपने बताया कि लॉस हो चुका है, हम वहां से धीरे से खिसक लेंगे। मतलब हम आपकी बात कर रहे हैं। अब बताएं, क्या हमें ये चीज आपको बतानी चाहिए थी? बिल्कुल सर बतानी चाहिए थी, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, आप हमको अंधेरे में रख करके हमसे आप पैसा ले लेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एक बेसिक मोटो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि इस स्टेटमेंट का नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट यस जस्ट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल के पहले और बैलेंस शीट की डेट के बाद कोई भी इवेंट अगर अकर होती है ड्यूरिंग इस दौरान, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कब दी जाए और कब ना दी जाए, केवल यहीं तक मायने नहीं है। अब और सुने आगे की बात। अब समझ में आया सर कि आखिर हम लोग ये प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को स्टडी क्यों कर रहे हैं। अब तो समझ में आया। जी सर, आप ये कहना चाहते हैं नटशेल में कि 1 अप्रैल 18 से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, इज इट क्लियर? इस डेट के अंदर अगर कोई इवेंट अकर होती है तो हम उसको नाम देंगे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन केवल इवेंट अकर हो जाना, चाय पी लेना, खाना खा लेना, तबीयत खराब हो जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट तो ढेर सारी होंगी, होती रहेंगी डेली। प्रॉब्लम यह है कि इन इवेंट में से उन इवेंट का सिलेक्शन हमें करना है जो इवेंट मटेरियल इंपैक्ट रखती हैं हमारे, जो इवेंट मटेरियल इंपैक्ट रखती हैं हमारे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो बन चुका है या जिसके ड्यूरेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर इस डेट में हो रहा है, लेकिन बनेगा इस डेट में, फाइनल इस डेट में हो रहा है, लेकिन होगा किस डेट का फाइनल? 31 मार्च का। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, लेकिन इसके अप्रूवल के पहले अगर कोई इवेंट ऐसी अकर होती है जो मटेरियल इंपैक्ट रखती है, और मटेरियल इंपैक्ट वो सारे के सारे इवेंट्स रखेंगी जिनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर पर इंपैक्ट पड़ता है। सर फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल या अनफेवरेबल, दो नो। प्रॉफिट और लॉस दो नो, गेन और लॉस दो नो की बात मैं कर रहा हूं। क्यों ना इस पर्टिकुलर इवेंट को उन लोगों तक पहुंचाया जाए
ताकि वो भी समझ सकें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो खाका खींचना है या जो उनको डिसीजन लेना है, दे कैन बी एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड they can take the decision only after having all the relevant information which relates to them. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनसे रिलेट करती है अगर वो उनको प्रोवाइड कर दी जाए तो बात खत्म। अब हमारे सामने अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या इवेंट अकर होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद है लेकिन अप्रूवल की डेट के पहले है, तो हमें यह देखना पड़ेगा, हमें ऐसे इवेंट्स को अलग करना पड़ेगा जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो तो इवेंट्स रेगुलर नेचर की होती हैं, चलो हटाओ। लेकिन वो इवेंट्स जो रेगुलर नेचर की ना हो और जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर पर इंपैक्ट पड़ता हो, तो क्यों ना हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर क्या बात कर रहे हैं आप, डेट बीत चुकी है, कोई इवेंट करोगे आप उसको एडजस्ट करेंगे, और या तो फिर नोट्स में दिखा देंगे, डिस्क्लोजर दे देंगे, अप्रूवल बॉडी के जो रिपोर्ट है उसमें दिखा देंगे नोट्स के तौर पर। यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल इंपैक्ट रखती हैं उनका सिलेक्शन होगा, ठीक, और उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन का हम इंपैक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे, एडजस्टिंग इवेंट्स जिसको कहते हैं, और कुछ इवेंट्स जो बच गई उनको हम कहेंगे यस डिस्क्लोजर इज ओके इफ यू हैव डन द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ दोज इवेंट्स इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ओके। उनको हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। यानी सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन को सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, उन इवेंट्स की सॉर्टिंग करनी पड़ेगी जिनका मटेरियल इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर पर, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और रेगुलर नेचर की, तो लेट इट बी, छोड़ दो। लेकिन जिनका इंपैक्ट पड़ेगा अब दो तरह की होगी, या तो वो एडजस्टिंग इवेंट्स होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, या तो उनको डिस्क्लोजर दिया जाएगा अप्रूवल बॉडी के रिपोर्ट्स में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में हमको डिस्क्लोज कर देंगे, दैट इज नाउ। अब फिर मेरे सामने एक समस्या आई, सर आपको कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर किस आइटम को हमें बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है और किसको एडजस्ट नहीं करना? देखा जाए जी, यही चीज देखने के लिए हमको ये टॉपिक पढ़ना है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। Events occurring after the balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved by the board of director in the case of a company and any other case approving authority. Is it clear? Yes. For example, year ends on 31st March 2017 and the financial statement is finalized and approved in the company's annual general meeting on 4th of September 2017. 31st March 17 की बैलेंस शीट 4th of September को फाइनल हो गई। In this case, the event takes place between 1st April and between 4th of September 2017 are termed as event occurring after the balance sheet date. ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया। Two types of events can be identified. अब events अगर आइडेंटिफाई हो गई, सिग्निफिकेंट इवेंट है तो वो एडजस्टिंग होंगी या नॉन एडजस्टिंग होंगी नहीं होंगी। तो दोज विच प्रोवाइड फर्दर, ढंग से सुनेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट दो लाइनें में पढ़ने जा रहा हूं, उसके अलावा इस टॉपिक में कुछ है नहीं। सीधे क्वेश्चन उठाओ, दन 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 करके सॉल्व करो, बस एक लाइन ढंग से सुनना है, दूसरी लाइन अपने आप समझ में आ जाएंगी। एडजस्टिंग इवेंट्स, दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशन, ओके, that existed at the balance sheet date, जो और फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी एविडेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट को एग्जिस्ट कर रही थी। समझ में नहीं आई, मैं आगे पढ़ता हूं। फॉर एग्जांपल, छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमें उन इंफॉर्मेशन को अलग करना है जो कहीं ना कहीं वो इवेंट, हमें उन इवेंट्स को अलग करना है जो कहीं ना कहीं 31 मार्च 2018 को एग्जिस्टेड करती थी। जैसे
Adjustment to asset and liabilities are required for events occurring after the balance sheet date that provide additional information material affecting the determination of the amounts relating to condition existed at the balance sheet date. मैं थोड़ा आगे बढ़ गया. हमारा इस 31 मार्च को एक डेटर्स है जिसको मैं लिख रहा हूं. टोटल डेटर्स मेरे 18 लाख हैं मान लेते हैं, और उसमें से मिस्टर एक्स है जो अकेले 12 लाख का डेटर्स है. आई दादा क्या हो अगर ये डेटर्स बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए? क्या करेंगे अगर ये डेटर्स यहां से चला जाए? मतलब खत्म. मुझे 12 लाख नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस धड़ाम से नीचे आ जाएगा. तो क्या मुझे ये लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं? अगर अभी इसकी बैलेंस शीट बन करके अभी 31 मार्च की बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है जिसमें ये 12 लाख का डेटर्स दिख रहा है, और हमारा ये 12 लाख का डेटर्स इंसॉल्वेंट कब हो गया? जून में हो गया. कब हो गया? जून में हो गया. और हम लोग इस 31 मार्च की बैलेंस शीट को फाइनल कब कर रहे हैं? 31 जुलाई को फाइनल कर रहे हैं, और बीच में ही इंसॉल्वेंट हो गया. अब हम लोगों को कहेंगे अरे मत बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 12 लाख रुपए के डेटर को ऐसा सच दिखा दो. क्या पता चलेगा? वो तो उस डेट के बाद का है. अरे बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो निकालो बैलेंस शीट को. नहीं कर सकते ऐसा. मैं फिर से लाइन पढ़ता हूं ये. अब अगर ये डेटर बाद में अर्थक्वेक के कारण, किसी भी कंडीशन के कारण अचानक नुकसान हो जाए तब तो ठीक है. लेकिन अगर मुझे इस डेट पर यह मालूम था 31 मार्च को कि यह बंदा अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, जल्द ही इसका किस्सा खत्म होने वाला है, इंसॉल्वेंट होने वाला है, इसके यहां कुर्की लगने वाली है, अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमें 31 मार्च को मिल गई थी, तो भले ही ये बंदा भले ही 31 मार्च के बाद इंसॉल्वेंट हुआ हो, भले ही ये बंदा 31 मार्च के बाद इसके बिजनेस में कुर्की लगी हो कोर्ट के ऑर्डर से, किसी भी वजह से, अर्थक्वेक से इसका नुकसान, किसी भी वजह से, तो अगर हमें इसकी इंफॉर्मेशन 31 मार्च को हमारे पास एविडेंसेस मौजूद थे कि ऐसा कुछ होगा, देन we are sure about that we are needed to do the adjustment of those type of losses in our financial statement, even though these type of losses are actually occurred after the date of balance sheet. But yes, we had the evidences at the time of the preparation of the financial statement, means the further evidence was existed at the time of the preparation of the financial statement. Yes, अब मैं फिर से पढ़ता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. Adjustment to asset and liabilities are required for events occurring after the balance sheet date. यानी adjustment are needed to be done that provide additional information material affecting the determination of the amounts relating to conditions insolvency का एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट. अगर हमें ये पता चल जाए 31 मार्च 2018 के पहले की फरवरी में हमारे एक डेटर मिस्टर एक्स ने इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, और आज या कल वो कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है. 31 मार्च 2018 तक वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था, उसके बाद ही इंसॉल्वेंट हुआ, लेकिन वी वेयर नोइंग अबाउट हिज एप्लीकेशन फॉर बीइंग इंसॉल्वेंट. क्लियर जी सर. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. दूसरा, adjustment to asset and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date. कोई जरूरत नहीं है if such events do not relate to condition existed at the balance sheet date. हाँ, अगर 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 ये डेटर्स मेरा अचानक इसकी डेथ हो गई जून में, या अर्थक्वेक आ गया, इसका बिजनेस डूब गया, अभी ये भी भग गया, तो अब क्या हो? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन 31 मार्च 18 को एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं सर, अर्थक्वेक आने की इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिलती. अच्छा, और उसके डेथ होने की भी इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिलती. अच्छा, तो यानी ये इवेंट्स इसके बाद ही है, कोई इसका एविडेंस यहां पर मौजूद नहीं था. तो इस 12 लाख को यहां एडजस्ट ना करके हम इसको केवल डिस्क्लोजर देंगे, आपसे छुपाएंगे नहीं. छुपाना तो पाप है, क्योंकि आपसे तो हमें बिजनेस, आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, लूजर्स नहीं है, यूजर्स हैं, और आपको हमें सच इंफॉर्मेशन देना है. तो adjustment to asset and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date if such events do not relate to condition, do not relate to conditions existing at the
बैलेंस शीट डेट। इज इट क्लियर? जी सर, समझ में आया? हाँ सर। अब हमारे यहां पर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा है। इन्वेस्टमेंट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू कभी प्लस होती है, कभी माइनस होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, तो वो रूटीन नेचर का है, हटाओ उसको, उसके लिए कभी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। अच्छा जी, अच्छा, अब जितनी भी इवेंट्स होती हैं, कोई भी इवेंट्स हो, अब तो ये समझ में आ गया किनको हमें एडजस्ट करना है, किनको एडजस्ट नहीं करना। लेकिन सबसे पहले इवेंट्स को दो पार्ट में बांटो, सॉर्टिंग करो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो तरह की इवेंट्स होंगी। पहली वो इवेंट्स those which provide further evidence of a condition that existed at the balance sheet date, ठीक है, those which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date, an event which ceases the enterprise from being going concern। जी सर, वो एडजस्टमेंट, वो इंफॉर्मेशन जो हमारी बैलेंस शीट की डेट को एविडेंस करती थी, वो। दूसरा, कोई भी ऐसी इवेंट जो भले इवेंट अकर हुई हो बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन जिसके होने से हमारा अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न नहीं रहा। सोचो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको हमें डिस्क्लोज तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस अब वैसा नहीं रहा जैसे 31 मार्च का दिखाया जा रहा है, गोइंग कंसर्न नहीं रहा। बस इतनी सी चीजें हैं, ये चीज आपको दिमाग में सेट करनी है, इसके अलावा इस एएस में कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप इसका जवाब देंगे। सिंपल सिंपल। प्योर ऑयल लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 17। प्योर ऑयल लिमिटेड है जो अपनी बुक्स क्लोज कर रहा है 31 मार्च 17 को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस रिपोर्ट को फाइनल कर रहे हैं 4 सितंबर को। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2016, इसके भी पहले दिसंबर 2016 यानी इस मार्च के पहले की बात है, कंपनी अंडरटुक द प्रोजेक्ट ऑफ लेइंग अ पाइपलाइन अक्रॉस द कंट्री एंड ड्यूरिंग मे। इस समय एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और पाइपलाइन बिछाने का, ऑयल या गैस पाइपलाइन होगी। मई को यानी इस दिन पता चला, मई में पता चला कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड हैवी रेन, ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी इन्फ्लेटेड बाय 50 करोड़। इतनी भयंकर बारिश हो गई मई महीने में, जिस महीने में बारिश नहीं होती है, होती तो जुलाई अगस्त में सितंबर में है, लेकिन हो कब गई? मई में। हैवी रेनफॉल हो गया और जिसके कारण हमारा जो पाइपलाइन बिछाने का काम था उसकी लागत 50 करोड़ से प्लस हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था 31 मार्च को। बताएं क्या इसकी 31 मार्च की जो बैलेंस शीट फाइनल हो रही है सितंबर के अंदर, क्या उसको एडजस्ट किया जाए? क्या ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको एडजस्ट किया जाए? पहली चीज ये, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट्स है? आप कहेंगे ना। पूछें क्यों? क्योंकि 31 मार्च को क्या मेरे पास ऐसा कोई सबूत था कि बारिश होगी मई में? नहीं, कोई एविडेंस नहीं था। इसका मतलब 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम टच नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी समस्या ये आती है, क्या ये इवेंट ऐसी है जिसको डिस्क्लोज किया जाए अपनी सितंबर के रिपोर्ट में कि 31 मार्च का जो एग्रीमेंट है उसमें हमारा 50 करोड़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी, या ये इंफॉर्मेशन बेकार है, लेट इट बी, या रूटीन नेचर की है? अब आप कहेंगे नहीं सर, ये इंफॉर्मेशन मैटेरियल इंपैक्ट डालेगी, 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या लॉस का अंतर आएगा, तो ये इंफॉर्मेशन मैटेरियल है, सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को हमें रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए। दैट्स इट। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हटा सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड 31 मार्च 2017 आपको कुछ पता चला। क्या पता चला? पता चला कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 100 लाख। कब? अप्रैल 17 में ये इन्वेस्ट किया है।
Before approval of the financial statement by the board of director in the acquisition of another company doing similar business, the negotiations of which means हो रहा है, तो क्या करें, हम किसी दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी। अप्रैल 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ किसी दूसरी कंपनी को खरीदने का, मार्च से बिलोंग करता है, नहीं करता, और हमारा मान लेते हैं सितंबर को फाइनल होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट फाइनल होगी इस साल की, क्या बीच में जो ये एक इंफॉर्मेशन आई है उसको एडजस्ट किया जाए? सर एडजस्ट करने की बात मत करो, उस दिन तो हमें कुछ पता ही नहीं था कुछ होगा या नहीं होगा, तो एडजस्ट ना करो। क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे दुनिया तक पहुंचानी चाहिए? बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। डिस्क्लोज बिल्कुल करना चाहिए, डिस्क्लोज करेंगे तो उसका फायदा भी ले लेंगे। जी सर। क्योंकि चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्लोज करेंगे तो फाइनल हो गया ना? जी सर। अ लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30 जून 2017। कब क्लोज हो रहा है? 30 जून को बुक्स क्लोज हो रही है, ध्यान देंगे जून है। एंड द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड वेर कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 20 अगस्त को फाइनल हो गया। द कंपनी वॉज इंगेज इन लेइंग पाइपलाइन फॉर ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ। जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछानी थी। वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1 सितंबर, बोर वर्क नहीं है, बोरिंग वर्क है, 1 सितंबर 2017 एक रॉकी सरफेस आ गया जिसके कारण 80 लाख रुपए का लोचा आ गया। इसको आप 1 अगस्त लिख देंगे, बुक में गलत लिखा है, 1 अगस्त लिख देंगे। अगर 20 अगस्त होगा तब तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। 20 अगस्त के बाद सितंबर है तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये इसके बीच में होनी चाहिए इवेंट। अच्छा, तो इसको आप 1 अगस्त कर देंगे। और कहता है एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया 80 लाख का, तो बताएं क्या शो करना चाहिए? हाँ, इसके बीच में है, अच्छा खासा नुकसान हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हाँ शो करना चाहिए। एडजस्ट नहीं करेंगे लेकिन अप्रूवल बॉडी के, अप्रूविंग बॉडी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज जरूर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, while preparing its final accounts for the year a company made a provision for bad debts। कंपनी ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5% का प्रोविजन बनाया है। हम लोग को मालूम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंतर्गत ही आता है, आते ही आज मैंने बताया। इन द लास्ट वीक ऑफ February 17 a trade creditors 2 lakhs had suffered heavy loss। एक डेटर है फरवरी 17 को, उसको लॉस हो गया। ऐसा बंदा जिससे मुझे पैसा लेना था उसको लॉस हो गया अर्थक्वेक के कारण। द लॉस वॉज नॉट कवर्ड फॉर बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। अप्रैल को ये बैंकरप्ट हो गया, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद की डेट में ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया। और अगर बैंकरप्सी हो गई है तो बट ऑब्वियस है मुझे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। क्या इसका गुमान या हमें इंफॉर्मेशन पहले हो गई थी? हाँ सर, आपको तो फरवरी में ही पता चल गया था कि हमारे एक डेटर्स को नुकसान हुआ है और हो सकता है कि आगे वो हमें पैसा ना दे पाए। कैन द कंपनी प्रोवाइड द फुल लॉस? जी सर, आपको बैलेंस शीट में इसको एडजस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये एविडेंस था, एग्जिस्टिंग था बैलेंस शीट बनाने की डेट पर कि ऐसा हो सकता है कि इससे पैसा ना मिले क्योंकि अर्थक्वेक के कारण उसको नुकसान हुआ है। तो हमें बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देना पड़ेगा, डेटर्स को वहां से काट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है ना जी। सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सर, बस 2 क्वेश्चन और हम लोग का चैप्टर खल्लास। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 15-16 राज लिमिटेड वाज सूड बाय अ कंपटीटर। 15-16 को राज लिमिटेड पर एक केस आया, उसके कंपटीटर ने कर दिया 15 लाख का कि आपने मेरे ट्रेडमार्क का यूज किया है गलत तरीके से। ओके,
राज लिमिटेड ने 10 लाख रुपए तो स्टेटमेंट में दिखा दिया 31/3/2016 में कि मुझे नुकसान हो सकता है, उसने इसका प्रोविजन बना लिया। 18 मई 2016 को, 31 मार्च 2000 के बाद मई 2016 को, और 30 मई को अप्रूवल हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब हो रही है? 30 मई को। लेकिन इसी बीच में मई 2016 में ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया और कहा गया राज 14 लाख का चल पेमेंट कर। मैंने प्रोविजन तो 10 लाख का बनाया था, मैंने प्रोविजन तो 10 लाख का बनाया था, तो अब बताओ क्या मुझे क्या करना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं इस स्टोरी को। 15-16 को राज लिमिटेड के ऊपर एक कंपटीटर ने केस कर दिया कि तू मुझे 15 लाख रुपए देगा, और कोर्ट केस किया हरजाना के लिए। राज लिमिटेड ने कहा ठीक है, मैं मानकर चलता हूं 10 लाख का नुकसान होगा, उसने प्रोविजन बना दिया। 30 मई 2016 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग फाइनल हुई, अप्रूव्ड हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसी दौरान मई 2016 के अंदर ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया था 15 लाख के बदले 14 लाख। उसने कहा था 15 लाख मुझे दो, लेकिन राज लिमिटेड को देना कितना है? 14 लाख देना है। कब देना है? मई को। लेकिन 31 मार्च को कंपनी ने कितना प्रोविजन बनाया था? 10 लाख। जबकि बोर्ड ऑफ मीटिंग फाइनल हुआ है, अप्रूव हुआ है ये रिपोर्ट 30 मई को। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है फर्दर 4 लाख? 10 लाख तो ऑलरेडी एडजस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। टेल मी द थिंग दैट वेदर दिस रुपीज 4 लाख इज टू बी adjusted in our financial statement which ends on 31st March 2016 or should we disclose it? नहीं सर, आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च की डेट में हमारे पास एविडेंसेस मौजूद थे लॉस होने के। तो हमें इसको फर्दर 4 लाख को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें 7-8 पॉइंट है, छोटे छोटे 7-8 पॉइंट है, एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर 7 कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 17, और जून है 15 जून और 31 मार्च, हमें केवल ये डेट याद रखनी है, 31 मार्च 17 और 15 जून 17, इसके बीच में कोई इवेंट्स अकर होगी। अब आपको बताना है करना क्या है। पहला पॉइंट, A Limited sold a major property which was included in the balance sheet at rupees 1 lakh and for which contract had been exchanged on 15 March. The sale was completed on May. मार्च के पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन मार्च के बाद इस डेट के पहले वो कॉन्ट्रैक्ट मैटेरियलाइज कर लिया गया और कंपनी की बहुत बड़ी एक एसेट, मेजर एसेट 1 लाख रुपए की, वो सेल कर दी गई। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च के पहले हुआ था, लेकिन जून के पहले वो बिक गई। क्या वो 31 मार्च को एडजस्ट करें? हाँ, अब कंपनी गोइंग कंसर्न सिचुएशन में नहीं है भाई, कंपनी की मेजर एसेट चली गई, कंपनी करेगी क्या? कंपनी का अस्तित्व कहां रहेगा? दिस टू बी इन्फॉर्म टू ऑल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एडजस्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस जी, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, 30 अप्रैल को एक 100% सब्सिडरी कंपनी, यानी इस डेट के बाद, बी लिमिटेड, जिसने डिक्लेयर किया 3 लाख रुपए का डिविडेंड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन शेयर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, अप्रैल को है, अप्रैल को डिक्लेयर हो रहा है, और वो 100% सब्सिडरी कंपनी है। क्या 31 मार्च को ऐसा तय हो गया था कि ऐसा कुछ कंपनी करेगी मेरी सब्सिडरी? नहीं, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन 31 मार्च को तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हम इसको एज अ इनकम अभी शो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। 31 मई को द मेल ऑर्डर एक्टिविटीज ऑफ सी लिमिटेड वेयर शट डाउन विद क्लोजर कॉस्ट ऑफ ₹2.5 लाख। कंपनी ने एक मेल ऑर्डर एक्टिविटीज को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। बहुत बड़ी बात है, 2.5 मिलियन का है, 25 लाख रुपए का है। तो अब अगर ये मेल ऑर्डर एक्टिविटीज बंद कर दी तो एक तरह से तो गोइंग कंसर्न का लोचा आ गया, पूरी एक एक्टिविटीज को क्लोज करना। तो इसको हम डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल सही है, डिस्क्लोज करेंगे।
डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मेजर एक्टिविटी है 1 जुलाई। अगर इससे गोइंग कंसर्न को खतरा है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर गोइंग कंसर्न को खतरा नहीं है तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, क्योंकि एक एक्टिविटीज बंद हो रही है जिसका इंपैक्ट सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स पर पड़ेगा। लास्ट के 2-3 पॉइंट, एक आग लग गई कंप्लीटली जिससे प्लांट जल गया और उससे 10 मिलियन का नुकसान होगा, और जो पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन तो है, तो इसको हमें केवल 31 मार्च को पता तो नहीं था 2 अप्रैल को आग लगेगी, तो हम भले ही उसको एडजस्ट ना करें लॉस को, लेकिन इसको डिस्क्लोज तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेजर एक्टिविटी है। ई जी काम हो गया। बस खत्म है। लास्ट, a claim for damage amounting to rupees 8 million for breach of patent had been received by F Limited prior to the year end. It is the director's opinion backed the legal। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अब टोटल यही समझ में आया कि कोई भी, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पहली वो इंफॉर्मेशन तोड़ करके किनारे करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करती है, और जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहीं भी इंपैक्ट नहीं करती, जो नहीं करती उनको रेगुलर मानकर किनारे कर दो। जो इंपैक्ट करती है अब उनको ये ध्यान देना है क्या उनको एडजस्ट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट में जाकर, या एडजस्ट ना करें। एडजस्ट करेंगे अगर 31 मार्च की बैलेंस शीट डेट में हमारे पास कोई एविडेंसेस मौजूद था उस घटना का, तो हम उसको बैलेंस शीट में ही एडजस्ट कर देंगे। अदरवाइज डिस्क्लोज तो जरूर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में या अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में। अदरवाइज इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, टॉपिक इज ओवर। जहां तक बात है कंटिजेंसीज की, केवल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तक ही सीमित रखना है, उसके अलावा हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 देखेंगे। टाटा और बाय बाय बोलने का वक्त आ गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।